हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप मस्त होंगे आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 आई मीन ग्रुप ए के बच्चों के लिए न्यू यूनिट नंबर 4 जो है रोटेशनल मोशन। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है रोटेशनल मोशन, बट बेटा आपको एक्चुअली अप्लाइड फिजिक्स पढ़नी होती है। तो अप्लाइड मतलब काम ही भर पढ़ना होता है। वैसे तो डीप इनसाइड अगर जाए आईआईटी मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो पूरे +2 में क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें रोटेशनल मोशन चैप्टर का बाप है। फैक्ट तो ये है ना कि टीचर भी ऊपर ऊपर निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि जितना डीप ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा डीप है। इसमें मेंस एडवांस में भरमार रहता है इससे क्वेश्चन का। कोशिश करूंगा कि आपके सिलेबस से थोड़ा और ज़्यादा डीप जाऊं। आपके सिलेबस में तो बस डेफिनेशन राउंड चला है, डेफिनेशन राउंड से खिलाया है आपको, बट फिर भी मैं अपने साइड से ट्राई करूंगा कि जितना ज़्यादा मैं पॉसिबल हो। बहुत ज़्यादा मेंस एडवांस वाला लेवल जाएगा तो उसमें भी आपके लिए बेटर नहीं है, फिर भी थोड़ा तो लेवल जाएगा, क्योंकि चैप्टर है तो बहुत सारा कुछ स्किप नहीं कर सकते। कुछ तो अपने को यहाँ पे लेके आना ही पड़ेगा रोटेशनल मोशन में। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है ना, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चा लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन दोनों का कॉन्सेप्ट लग जाता है। और जो स्टडी होती है ऑब्जेक्ट की, वो एक पार्टिकल की स्टडी नहीं होती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की स्टडी होती है, रिजिड बॉडी की स्टडी होती है। तो रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, तो इसकी स्टडी इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। चलते हैं धीमे धीमे करके, प्यारा प्यारा टॉपिक है। पहले तो आज इंट्रोडक्शन और बेसिक क्लास ही जाएगा इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। हेडिंग लगाओ बेटा यूनिट 4 रोटेशनल मोशन। यूनिट 4 में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आपको समझना है वो है रिजिड बॉडी के बारे में। जो पहला टॉपिक हम आपको समझाएंगे वो होगा रिजिड बॉडी। देखो बेटा, वैसा बॉडी जिसके पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन होता है वो फोर्स अप्लाई करने के बाद या मोशन में आने के बाद चेंज नहीं होता है, तब उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। मतलब such solid body in which the separation between the particles remains constant during motion, और आप कह सकते हैं after applying a force। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट होगा उसका मास, उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा। एक्सेलरेशन डेवलप होने का मतलब है कि बॉडी मूव करेगा। तो जब मोशन में बॉडी आ रहा है तो उसके पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है, तब उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ना एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम आपको समझाते हैं। कंसीडर करो मेरा बच्चा, ये एक रिजिड बॉडी हम बनाए और इस रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल है हमारा A और एक दूसरा पार्टिकल है B, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस, ये है इनके बीच का सेपरेशन, ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ भी रहा होगा। अब ये बॉडी अगर इस तरह से मूव कर जाता है, इस तरह से आगे बढ़ता है, मोशन में आता है, ये बॉडी वहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो अब भी इसके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम डिस्टेंस होगा। जितना पहले था उतना ही अब भी होगा। कंसिडर करो कि पहले ये जो आपका डिस्टेंस था, ये बच्चा यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहा होगा, तो मोशन में आने के बाद भी पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर ही बना हुआ है। मतलब पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। मतलब सच सॉलिड बॉडी इन विच द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, 2 or more particles doesn't change when it come in motion। जब कोई सॉलिड बॉडी मोशन में होता है और उनके बीच का जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होता है, तब हम उस सॉलिड बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। वैसे देखिए, कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है,
परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। अब हम ज़रूरत से ज़्यादा उस पर फोर्स लगा देंगे। मान लो ये आपके सामने बोर्ड है तो ये रिजिड बॉडी, इस पर आप फोर्स लगाएंगे, इसमें कोई मोशन इसके पार्टिकल में नहीं होने वाला है। अब आप हथौड़ी से मारेंगे, चूर चूर हो जाएगा, पार्टिकल इधर उधर बिखर जाएंगे। तो एक लिमिट तक ही कोई भी बॉडी रिजिड या कोई भी बॉडी इलास्टिक होता है। कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, ठीक है ना। बट अभी अपने को फिजिक्स समझने के लिए इतना माइंड में रखना पड़ेगा कि सच सॉलिड ऑब्जेक्ट, वैसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसमें पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो चेंज नहीं होता है, वैसे सॉलिड बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं। डेफिनेशन बोलता है सच सॉलिड बॉडीज in which the separation मतलब distance, in which the separation between the particles, do not changes when it is in motion, अब मोशन में नहीं भी है तो चेंज नहीं होगा, मोशन में है तब भी चेंज नहीं होगा। Such solid bodies in which the separation between the particles do not change when it is in motion, जब ये मोशन में होता है, ऐसे सॉलिड बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। ऐसे सॉलिड बॉडी को क्या बोला जाता है बच्चा? रिजिड बॉडी बोला जाता है। यही डेफिनेशन आपको माइंड में रखना है। कोई भी सॉलिड बॉडी जिसके पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है, पार्टिकल्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होती है, वैसे सॉलिड बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। ओके, राइट इट फास्ट। डेफिनेशन क्लियर है रिजिड बॉडी का। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। हेडिंग डाल लो आप, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में किस किस टाइप के मोशन होते हैं? तो बेसिकली बेटा रिजिड बॉडी में दो टाइप का मोशन अपने सिलेबस में डिस्कस होगा। एक होगा ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको बोलते हैं, और एक होगा रोटेशनल मोशन। थोड़ा सा हम आपको सर्कुलर मोशन का एक दो टर्म समझाएंगे, लीनियर मोशन का एक दो टर्म समझाएंगे। बच्चा आपको लीनियर मोशन या जिसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं उसके बारे में आइडिया है। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, पार्टिकल का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में जब ये मूव कर रहा है तब इसके मोशन को लीनियर मोशन बोल सकते हो आप, इसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हो, रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। जब एक पार्टिकल की बात हो रही है, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब उसके मोशन को लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई रिजिड बॉडी, अभी मैंने आपको समझाया रिजिड बॉडी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ पार्टिकल उसमें होगा, तो जब कोई रिजिड बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब उसके मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी एक आपका पार्टिकल के लिए आप बोल सकते हो कि पार्टिकल के लिए जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है उसको हम लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। लेकिन रिजिड बॉडी के केस में स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक अपने को समझना है
मोशन के बारे में वो होगा अपना ट्रांसलेटरी मोशन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी बोल सकते हो, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में हम आपको क्या मैसेज दिए? ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में हम आपको, देखो बेटा यहां से यहां कॉपी करना है। जब किसी पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन मोशन का बात होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। जब किसी रिजिड बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन का बात होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इधर वाला टर्म ये बस हिंट करने के लिए आपको दिए थे, इसको डिलीट करता हूं मैं। अब ट्रांसलेशनल मोशन पे आते हैं। क्या है ट्रांसलेशनल मोशन? तो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इन स्ट्रेट लाइन। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सा डेफिनेशन, बस इतना ही माइंड में रखना है कि रिजिड बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अब थोड़ा इसमें फिजिक्स समझिए। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ कुछ बात आपको समझाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लो मेरा बच्चा कि ये एक रिजिड बॉडी है, इसके दो पार्टिकल्स बना लेता हूं मैं। एक पार्टिकल आप मान लो A है, दूसरा पार्टिकल है B, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है। इस स्ट्रेट लाइन में ये रिजिड बॉडी मूव करने वाला है। ये इस तरह से मूव किया और ये रिजिड बॉडी यहाँ से उठ के इस पोजीशन पे पहुँच गया यहाँ, ठीक है जी। तो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन तो चेंज नहीं होगा। ये आपको पता है कि जहाँ पे A है वहीं पे रहेगा, जहाँ पे B है वहीं पे रहेगा। अब ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन इसलिए बोला जाएगा बिकॉज A से B तक का, ये देखिए A यहाँ पे था, अभी A यहाँ से उठ के कहाँ गया? यहाँ गया। अगर ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर कवर किया है तो ये जो पार्टिकल B है ये भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 सेंटीमीटर कवर करेगा। मीन्स जब कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होता है तो एवरी पार्टिकल ऑफ दैट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब रिजिड बॉडी जब ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब होता है तो उसके सारे पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मैंने आपको की कॉन्सेप्ट क्या दिया ट्रांसलेटरी मोशन का? तो मैंने आपको बोला ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या बच्चा? मोशन ऑफ अ रिजिड इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक हम रिजिड बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करा के आपको दिखा है। एज यहाँ पे था इस पोजीशन पे, उठ के यहाँ चला गया। ए अगर 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसका दूसरा पार्टिकल बी भी 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, उसका सारा पार्टिकल 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ए 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता तो बी भी 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता। इसका मतलब कि इन ट्रांसलेटरी मोशन या इन ट्रांसलेशनल मोशन एवरी पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स, एवरी पार्टिकल्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब बराबर समय अंतराल में सारे के सारे पार्टिकल बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं। ऐसे रिजिड बॉडी के मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। राइट इट फास्ट। हाँ बच्चा लोग, हो गया। दूसरा जो है अपना बेटा वो है रोटेशनल मोशन, जो चैप्टर का नाम ही है। रिजिड बॉडी का जो दूसरा मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा रोटेशनल मोशन। तो नंबर 2 में आप हेडिंग लगा लो रोटेशनल या रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं। रोटेशनल मोशन,
रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम। फिजिक्स का मतलब फील आना चाहिए पहले। बेटा आपके घर में आलू प्याज होता है, एगो आलू ले लो, पेन तो पढ़ने लिखने वाले हो तो पेन तो होगा, आलू में पेन भोग दो, ठीक, ऐसा आलू रखो उसमें पेन भोग दो और ये पेन को पकड़ के ऐसा ना गोल गोल घुमाओ। ध्यान दो कि पेन स्लिप ना करने लगे, पेन के साथ साथ आलू भी घूमे। अब इस मोशन को बड़े ध्यान से तुम देखो, ये जो मोशन तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्चुअली में रिजिड बॉडी के ऐसे ही मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैं इसको समझाता हूं, मस्त मजा आने वाला है, ध्यान दीजिए। कंसिडर कर लो कि ये एक रिजिड बॉडी है, ओके। अब इस रिजिड बॉडी को एक पार्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम ऐसे घुमा रहे हैं एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है बच्चा। ये रिजिड बॉडी है तो इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कंसिडर करो एक पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल ए बोल देते हैं, एक पार्टिकल इस पोजीशन पे है, बी बोल देते हैं, एक पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे है, इसको हम पार्टिकल सी बोल देते हैं। तीन अलग अलग पार्टिकल हम लिए हैं, एक पार्टिकल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये पार्टिकल सी है। तीनों पार्टिकल का डिस्टेंस जो है मेरा बच्चा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है। तीनों पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट है। ये डिस्टेंस हम r1 मान लेते हैं, b का डिस्टेंस हम r2 मान लेते हैं, c का डिस्टेंस हम r3 मान लेते हैं। अब जब ये रिजिड बॉडी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करेगा तो आप गेस करो कि इसके सारे पार्टिकल किस मोशन में होंगे। आपने नोटिस किया था कि ट्रांसलेटरी मोशन का जो सारा पार्टिकल होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। यहां पे आप नोटिस करो कि जब एक रिजिड बॉडी एक पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तब उसके सारे पार्टिकल किस मोशन में है। तो बेटा बहुत अच्छे से फील कर रहे हो कि इसका सारा पार्टिकल एक फिक्स्ड रेडियस के सर्किल पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। सबका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, सबका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, बट क्या सबका लीनियर स्पीड सेम है। तो आपको हम सर्कुलर मोशन में पढ़ाए हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो सबका एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। पहले पार्टिकल का अगर आप लीनियर वेलोसिटी v1 निकालते हैं तो ये होगा r1 इंटू ओमेगा। दूसरे पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी v2 निकालते हैं तो ये होगा r2 इंटू ओमेगा। तीसरे पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी v3 निकालते हैं तो ये होगा r3 इंटू ओमेगा। मीन्स सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग होने के कारण सारा पार्टिकल वृत्ताकार अक्ष पे, पाथ पे, वृत्ताकार पथ पे मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सबका डिफरेंट रेडियस है, इसलिए सबकी लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट है। ये जो मोशन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। अब एक पार्टिकुलर पार्टिकल की बात करो, जब एक सिंगल पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तब उसके मोशन को सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन बोलते हैं। लेकिन जब एक रिजिड बॉडी किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में होता है तब उस रिजिड बॉडी के मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन का की कॉन्सेप्ट क्या हुआ? सच मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन विच every particle of it moves in circular motion may be of different radius। रेडियस सेम भी हो सकता है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का दूरी बराबर है तो डिस्टेंस सेम भी होगा, डिस्टेंस अलग अलग भी होगा। लेकिन रिजिड बॉडी है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ पार्टिकल नजदीक होगा, कुछ दूर होगा, तो डिफरेंट रेडियस में इसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होते हैं,
विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सबकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बट सबका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होता है। ओके, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। रोटेशनल मोशन क्या हुआ? तो सच मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, such motion of a rigid body in which every particle of it moves in circular motion. Every particle of it moves in circular motion. इंपॉर्टेंट और बात आपको माइंड में क्या रखना है कि सबकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एक लाइन इसमें और जोड़ूंगा मैं, मूव्स इन सर्कुलर मोशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंपॉर्टेंट और बात आपको क्या माइंड में रखना है कि सबका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल is constant, but their linear velocity may be different, मैं may be इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बराबर रेडियस पे होगा तो लीनियर वेलोसिटी सेम होगा और रेडियस अलग होगा तो लीनियर वेलोसिटी अलग होगा। ठीक है, राइट कीजिए। हो गया। अगर आपके जानने वाले में से कोई आईआईटी मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके जानने वाले, आप तो ऑलरेडी पॉलिटेक्निक में हो, 11th फिजिक्स में है या 12th में है, तो हमारा 2 यूट्यूब चैनल है। एक तो अपना लगभग आप लोगों को पता होगा ओरिजिन फिजिक्स, और एक है ज्ञानी क्लासेस। ज्ञानी क्लासेस पे हम लोग लाइव क्लास भी और अरेंज करते हैं आईआईटी मेडिकल के बच्चों के लिए। वहाँ आपको, जैसे आपने लक्ष्य का ऐप में कोर्स परचेज किया है, तो हम लोग भी काफ़ी मिनिमम फीस पे ड्यू टू कोरोना काल आईआईटी मेडिकल के बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च किए हैं। अगर आप में से आपके भाई, आपकी बहन या कोई भी आपके जानने वाले आईआईटी मेडिकल का प्रिपरेशन मेरे जैसे फैकल्टीज़ के सहयोग से करना चाहते हैं तो आप सबको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पता है 8809987311। और अभी 12th का तो बैच चल रहा है, उसमें भी अभी एडमिशन अलाउड है, एडमिशन हो रहा है। 11th का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो तो काइंडली सेंड माय नंबर 8809987311। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, जल्दी से राइट कीजिए। हो गया बच्चा लोग, ये 2 टाइप का मोशन आपको समझना था, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। एक बेटा और ऐसे ही माइंड में रख लो, रोलिंग मोशन होता है। जैसे ना आप सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप ना सस्ता वाला उपाय क्या लगाते हैं, आप स्टाइलिश हैं आप लोग, कंधा वंधा पे उठाइएगा नहीं, जमीन में उसको लेटा देते हो, दे लात से मारते हैं तो देखते हैं क्या करता है, रोल करता है, गोल गोल रोल करके आगे बढ़ता है, तो वो रोलिंग मोशन होता है। रोलिंग मोशन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट होता है। मीन्स उसमें एक ही समय में बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी मूव करता है और गोल गोल भी घूमता है। तो एक ना जानकारी के लिए आप रोलिंग मोशन भी माइंड में रखिएगा। रोलिंग मोशन इज द कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। रोलिंग मोशन इज द कंबाइंड मोशन
ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। एक ही समय में आगे भी बढ़ता है, जैसे किसी भी गाड़ी का पहिया बेटा, जो उसके बीच में एनविल लगा होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट तो वो गोल गोल घूमता है, लेकिन वो आगे भी बढ़ता रहता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, माइंड में रखिएगा, अपने सिलेबस में है नहीं, यही दोस्त दिया हुआ था, दोनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन किए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अब हम आपको समझाएंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। हेडिंग डाल लें आप, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इतना फेमस वर्ड है, COM से इसको आप माइंड में रख सकते हो। देखो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, तो हर रिजिड बॉडी में एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां ये मान लिया जाता है कि उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है। उसी इमेजिनरी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रिजिड बॉडी है। अब बेटा इसमें मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब हम इसको होल्ड करके रखे हैं तो इसके हर पॉइंट पे mg लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है। लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, ये देखिए आपके सामने मैं प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करा रहा हूं, इसमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम नॉर्मल रिएक्शन दिए तो ये बॉडी रेस्ट पे है। यहाँ पे भी इस किनारे पे भी mg लग रहा है, बॉडी नीचे नहीं गिर रहा है। इस किनारे पे भी mg लग रहा है, बॉडी नीचे नहीं गिर रहा है। इसलिए ना बेटा कि जिस पॉइंट पे हम नॉर्मल रिएक्शन दिए हैं, इस पूरे रिजिड बॉडी का मास उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। इसलिए यहां से जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, मेरा फिंगर उतना ही यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो इस रिजिड बॉडी के लिए ये जो पार्टिकुलर पॉइंट हुआ, यही हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास है क्या? किसी भी रिजिड बॉडी में वैसा पॉइंट जहां ये मान लिया जाता है कि उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है, सच पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। द पॉइंट इन अ रिजिड बॉडी, द पॉइंट इन अ रिजिड बॉडी at which the entire mass, the point in a rigid body at which the entire mass is supposed to be concentrated. Entire mass is supposed to be concentrated. ठीक है जी। The point in a rigid body at which the entire mass is supposed to be concentrated called as center of mass. इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास अपने को n पार्टिकल सिस्टम के लिए सीखना है। सेंटर ऑफ मास से मे बी सिलेबस में तो मैंने नहीं देखा कि सेंटर ऑफ मास गिवन है, बट रोटेशनल मोशन में जब तक आप सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ते, रोटेशनल मोशन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप बोलोगे किसी को कि मैंने रोटेशनल मोशन पढ़ा है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे सेंटर ऑफ मास जरूर पूछेगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग यहाँ पे आगे बताते हैं। पहले आप जल्दी से इसका डेफिनेशन राइट करो। सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स के सिस्टम का 2 3 4 पार्टिकल होंगे, उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट इट फास्ट। हो गया बच्चा लोग, चलो अब हेडिंग लगा लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, या एन पार्टिकल सिस्टम भी आप लिख सकते हो। हेडिंग लगा लो आप, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, 2 4 5 ऐसा है, एन पार्टिकल्स सिस्टम। एन पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा।
पहले थोड़ा फील कराता हूँ कि एक्चुअली में इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है। जैसे आप मान लो यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ कोई बॉडी है 2 kg का, ठीक है बेटा। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट बी पे पार्टिकल रखा हुआ है 4 kg का, ठीक है जी। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 0,0, मतलब ये ओरिजिन पे है। इसका कोऑर्डिनेट कंसिडर कर दे दिया 8,0। तो आपसे पूछा फाइंड द एड्रेस, लोकेशन या फाइंड सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला आप माइंड में रखिएगा। अब देखो यहाँ पार्टिकल एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा। पार्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, मतलब उसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकलेगा। पार्टिकल आपका स्पेस में भी हो सकता है, तो जब पार्टिकल स्पेस में होगा तो उसका तीनों कोऑर्डिनेट निकलेगा सेंटर ऑफ मास का, एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी और जेड कोऑर्डिनेट भी, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, XCOM। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन, जितने सारे पार्टिकल हैं mn इसी तरह से हम सबको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। मतलब ऊपर में मास और x कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना है और नीचे में टोटल मास को ऐड करना है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1y1 प्लस m2y2, ये अप टू चला जाएगा mn तक, एंड होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू mn, मतलब टोटल मास को नीचे में ऐड करना है। इसी तरह से बच्चा मेरा z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा m1z1 प्लस m2z2, ये अप टू आपका mn होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn। अब ना ये जो फॉर्मूला हम आपको दिए, इसके आधार पे ये जो छोटा सा क्वेश्चन मैंने अभी पुट किया था, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक्चुअली में एक्स एक्सिस के अबाउट रखा हुआ है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा। m1 आप इसको मानिए, तो देखिए ये m1 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू 0 है, तो m1 x1 का मतलब 2 इंटू 0 प्लस m2 x2 का मतलब, तो m2 आपका 4 है, x2 8 है, 4,8 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 4। ये देखो बेटा कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 चौका 32, 32 बट्टा 6 मतलब 16 बट्टा 3, 5.3 करके समथिंग आएगा, 5.3। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर में। अब आप देखिए, नोटिस कीजिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था बेटा, 8 सेंटीमीटर। दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर था। जो हमारा सेंटर ऑफ मास निकला वो कहीं 5.3 सेंटीमीटर पे ये सेंटर ऑफ मास मिला। अब इस एग्जांपल से एक मैसेज हम आपको और देना चाहेंगे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी की तरफ होता है। अगर इन दोनों का मास बराबर होता बेटा तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आने वाला था। यहाँ भी 2 kg था, यहाँ भी 2 kg होता तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर पे होता। लेकिन इधर आप देख रहे हो कि हेवियर बॉडी है, यहाँ पे मास बॉडी का कितना बेटा 4 kg मास है। तो सेंटर ऑफ मास, यहाँ से एक मैसेज लेके जाओ माइंड में कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी की तरफ होता है, उस पॉइंट की तरफ होता है जहां पे ज्यादा मास होते हैं। पक्का बात है, राइट कीजिए इसको। देखता हूं कितना लंबा हुआ है लेक्चर, क्योंकि आपका डिमांड होता है छोटा छोटा प्यारा प्यारा लेक्चर, आप बोर भी होने लगते हो गया बच्चा लोग। चलो बेटा, ऑलमोस्ट 35 मिनट का ये वीडियो है, छोटा छोटा कैप्सूल लेते रहो।
एंड ये अपना यूनिट 4 आज से स्टार्ट हुआ है, 2 यूनिट और रिमेनिंग है। तो आई होप कि 10-15 दिन 20 दिन में मैक्सिमम आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आप स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, सारा कॉन्सेप्ट समझते रहिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी ये वीडियो को देख रहा है, आई थिंक कि ग्रुप पे के सारे बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, तो बेटा 2 दिन के बाद मैं एक लाइव क्लास अरेंज करने वाला हूँ। डैट इज़ वो आपको ग्रुप में भी भारती बाबा भी मैसेज भेज देंगे, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, लाइव डाउट क्लास। तो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना डाउट हमको सेंड किया है। अभी तक कोई भी आपको डाउट है, ग्रुप ए के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तो आप बेटा मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है 8809987311, उस पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे। एक बार नंबर लिख दे रहा हूँ मैं आपको, 8809987311। इस नंबर पे आप हमको अपना डाउट सेंड कीजिए। 1-2 दिन में हम लाइव स्ट्रीमिंग क्लास करेंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जितना 1 घंटा में पहले आया हुआ प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन भेजेंगे, और फिर ज़रूरत पड़ी तो और भी आपको लाइव डाउट क्लास दिया जाएगा। कीप वॉचिंग, बी विद मी। एंड IIT मेडिकल वाला नोटिफिकेशन हम आपको बताया, ज्ञानी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ओरिजिन फिजिक्स को कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आप IIT मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है ज्ञानी क्लासेस, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी पॉसिबल हो पाएगा बातचीत हम करके आपको IIT मेडिकल के लिए जो आपके जानने वाले हैं उनके लिए बेटर फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप हेल्दी।